हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवानी गुप्ता। आज हम गणित विषय का अध्ययन करेंगे। गणित विषय में मैं आज आपको अध्याय 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों को पढ़ाऊंगी। यह अध्याय क्लास 9th और क्लास 10th दोनों की ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि क्लास 9th में ये अध्याय 4 है, जबकि क्लास 10th में ये अध्याय 3 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस अध्याय को मैंने बहुत ही सरल नोट्स के द्वारा समझाने की कोशिश की है। इस अध्याय को या इस वीडियो को चाहे वो क्लास 9 का बच्चा हो या क्लास 10 का बच्चा हो, दोनों ही क्लासेस के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। इस अध्याय की रूपरेखा निम्न प्रकार है। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के बारे में, फिर 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण के बारे में, फिर 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में, फिर 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरणों के विभिन्न युग्मों के बारे में, फिर 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ, फिर 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों के अनुप्रयोग। अब हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। बच्चों, जब मैंने आपको चैप्टर 2 बहुपद पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो आपको बताया था कि बहुपद का एक प्रकार होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। अब हम यहाँ पढ़ के चल रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाएगा कि आखिर समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण को मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। इस चित्र में एक लेफ्ट हैंड साइड है जिस पे लिख रहा है 2x + 5, तराजू बनना है, नीचे की तरफ लिख रहा है 2x + 5। एक राइट हैंड साइड है, तराजू में एक तरफ रख रहा है 10। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को एक चिन्ह यानी बराबर के चिन्ह के द्वारा पृथक कर देते हैं, जैसे कि बीच में लगाया गया है इस चित्र में, तो उसे हम कहते हैं समीकरण। अब हम पढ़ेंगे एक चर वाले राशि वाले रैखिक समीकरण, यानी वो रैखिक समीकरण जिसमें एक ही चर राशि हो और चर राशि की अधिकतम घात भी कितनी हो, 1 हो। इसका व्यापक रूप होता है ax + b = 0, जहाँ पर a और b जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2x + 5 = 10 है। ये एक समीकरण है क्योंकि इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है और दोनों के बीच में इक्वल का निशान है। यहाँ पर एक ही चर राशि है x और चर राशि की अधिकतम घात भी है 1, तो इसलिए ये हो गया एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण। बच्चों, अब हम पढ़ के चलेंगे 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण के बारे में। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर राशियां होती हैं क्या कहलाता है, 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण। इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। जब मैंने व्यापक रूप आपको बताया तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें 2 चर राशियां आ रही हैं x और y। यहाँ पर a, b, c जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक और b का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल को मैंने इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जिसमें एक लड़की है, लड़की के पास बैग है और उसने बोला I bought 3 apples and 2 oranges for $18, यानी उसने 3 सेब और 2 संतरे खरीदे, कितने में, $18 में। ये डॉलर का निशान होता है, ध्यान से देखना बच्चों, ये रुपए का निशान नहीं है, डॉलर का है। तो यहाँ पर हमने इसको 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण में बदला, तो मैंने मान लिया कि सेबों की संख्या है x और संतरों की संख्या है y, तो हमने इसको लिख दिया 3x + 2y = 18। इसमें 2 चर राशियाँ आ गई x और y, यानी ये 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण हुआ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म।
इससे पहले वाले टॉपिक और इसमें अंतर इतना है कि वहाँ पर केवल हमने दो चर राशि वाला एक रैखिक समीकरण पढ़ा था, यहाँ पर हम युग्म यानी कि जोड़े की बात करेंगे। दोनों ही रैखिक समीकरणों में ये चीज़ कॉमन रहेगी कि चर राशियाँ एक जैसी हों। पहले वाले में मैंने चर राशि मानी है x और y, दूसरे वाले में भी चर राशियाँ मैंने मानी है x और y। समीकरण आपको दे रखा है उदाहरण में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो गया दो चर राशि वाला एक रैखिक समीकरण। फिर दूसरा मैंने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये भी हो गया दो चर राशि वाला एक रैखिक समीकरण। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जैसे कि बेटा मैंने यहाँ दे रखा है a1, 1 के ऊपर ये ए बना रखा है, ए नहीं है, मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझाया था, ये होती है पावर। यानी आप जब कॉपी में लिखते हैं तो ऊपर लिख देते हैं, लेकिन जब हम पीपीटी बनाते हैं या हम इस तरीके से लिखते हैं फ़ोन के द्वारा, तो हम हमेशा इस तरीके से ए बनाकर ही पावर को हम शो करते हैं। तो यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि ये जो समीकरण है आपको दे रखी हैं दोनों की, इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म बन जाएंगे। यहाँ जोड़ने से मतलब ये नहीं है कि इन दोनों समीकरणों को आप प्लस का निशान लगा के जोड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को जब आप एक साथ पढ़ेंगे या एक साथ लिखेंगे तो वहाँ पर सिंगल वर्ड नहीं आकर युग्म आएगा, क्योंकि ये इन दोनों को जब आप एक साथ लिखेंगे तो इन दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा। तो जोड़ने से मतलब मेरा प्लस के निशान से नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों के विभिन्न युग्म। इसमें हम पहला पढ़ेंगे संगत युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। दो चरों वाली दो रैखिक समीकरणों का युग्म संगत युग्म कहलाता है यदि युग्म का कम से कम एक हल हो। बेटा सबसे पहले एक चीज़ क्लियर हो रही है इससे डेफिनेशन से कि यहाँ पर हम दो चर राशि वाला एक रैखिक समीकरण नहीं लेके चलते, यहाँ पर हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों के युग्म लेके चलते हैं। जैसे कि क्लियर हो रहा है वर्ड से भी, संगत युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। तो वो ये कह रहा है कि संगत युग्म तब होगा जब युग्म का कम से कम एक हल हो। अगर दोनों रैखिक समीकरणों का अगर एक हल होगा तो उसको हम कह के चलेंगे संगत युग्म। नंबर 2 है असंगत युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। जैसे ही मैंने अभी आपको संगत युग्म के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार से असंगत युग्म है। संगत युग्म में क्या है, कम से कम एक हल हो। असंगत युग्म में क्या है, युग्म का कोई हल ना हो। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे आश्रित युग्म, डिपेंडेंट पेयर, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इस तरीके से दो चरों वाली दो रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित युग्म कहलाता है यदि युग्म के अनेक हल हो। यदि युग्म के अनेक हल होते हैं तो उसको हम क्या कह के चलते हैं, आश्रित युग्म। अब हम पढ़ेंगे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियाँ हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। पहली विधि है ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिकल मेथड। नंबर 2 है बीजगणितीय विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफीय विधि का मतलब है कि आपको यहाँ पर ग्राफ पेपर का यानी निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करना है। बीजगणितीय विधि में वही चर अचर ये राशियाँ आएंगी। अभी मैंने आपको बताया था कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों को प्रदर्शित करने की दो विधियाँ हैं। पहली ग्राफीय विधि, जिसको मैं अब आपको समझाऊंगी। फर्स्ट है बेटा ग्राफीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। एक चर राशि वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक रैखिक समीकरण है
एक चर राशि वाली, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कितना हल होगा, एक हल होगा। क्यों बेटा, जैसे कि अगर हम बात करें 2x + 5 = 0, ये क्या है, हमारा एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। 2x + 5 = 0 में अगर मैं x का मान निकालूं तो कितना आएगा, -5/2, यानी x का एक ही हल निकल सकता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि एक चर राशि वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, क्योंकि दो चरों में एक रैखिक समीकरण एक सीधी रेखा को निरूपित करती है। यानी इस सेंटेंस में उसने ये कहा है कि अगर हम रैखिक समीकरण दो चर राशि वाली ले लेते हैं तो और उसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पेपर पर वो एक सीधी रेखा को प्रदर्शित करती है। जैसे कि अगर बात करें x + y = 10, इसमें कितनी चर राशियाँ आ रही है, दो चर राशियाँ x और y, दोनों की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो यानी ये हो गया रैखिक समीकरण। अगर x + y = 10 को अगर हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो इस कैसे ये प्रदर्शित होगी, एक सीधी रेखा के रूप में। इसलिए दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म दो सीधी रेखाओं के द्वारा निरूपित किए जाते हैं तथा दोनों को एक साथ लिया जाता है। इस सेंटेंस में उसने ये कहा है कि अब मैं दो चरों में एक रैखिक समीकरण का युग्म ले रहे हैं, यानी कि जोड़ा ले रहे हैं। अभी बेटा इससे पहले सेंटेंस में बताया गया था कि अगर दो चर राशि वाला कोई भी रैखिक समीकरण है तो वो एक सीधी रेखा को दिखाएगा। इस सेंटेंस में उसने कहा है कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण लेने, कितने लेने, युग्म, यानी दो लेने हैं। तो कितनी सीधी रेखाएं होंगी ग्राफ पेपर पर, दो सीधी रेखाएं होंगी, और दोनों को क्या होगा, एक ही साथ एक ही ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाएगा। अब उसने बोला हम जानते हैं कि एक समतल में दी गई रेखाओं में नीचे दी गई तीन संभावनाओं में एक समय में केवल एक ही संभावना हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम एक ग्राफ पेपर पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को दिखाएंगे, अर्थात दो सीधी रेखाओं को दिखाएंगे, तो वहाँ पर हमारे पास तीनों में से कोई भी एक संभावना हो सकती है। पहली संभावना क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों, यानी दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हों। दूसरा कि दोनों रेखाएं समानांतर हों, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों। तीसरा, दोनों रेखाएं समपाती हों, यानी दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर मिली हुई हों, यानी एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं प्रदर्शित हो रही हों। अब बेटा स्थिति 1 को हम चित्र के द्वारा समझाएंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों। आप देखो, आपको एक ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है जिसमें आपको दो अक्षें नज़र आ रही है, एक x अक्ष और एक y अक्ष। आपकी दो रेखाएं हैं, एक है I1 और एक है I2। अब जब आप इन दोनों रेखाओं को देखेंगे तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, दिखाई दे रहा है सबको। तो वही कंडीशन उसने बोले कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों, तब A1/A2 बराबर नहीं होता किसके, B1/B2 के। जैसे कि A1 और A2 और B1 और B2 क्या है, वास्तविक संख्याएं। किसकी वास्तविक संख्याएं, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की। किस रूप में क्या होता है इसका व्यापक रूप, मैंने आपको बताया था, A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। नेक्स्ट हम स्थिति पढ़ के चलेंगे, दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। देखो बच्चों, इसमें भी क्लियर हो रहा है, हमारे पास दो अक्षें हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष, और दो रेखाएं आपको नजर आ रही है, एक I1 और एक I2। ये दोनों रेखाएं देखो एक दूसरे के समानांतर हैं, चित्र से क्लियर हो रहा होगा। तब वहाँ पर हम पढ़ते हैं A1/A2 = B1/B2 does not = C1/C2। यानी इस कंडीशन में A1/A2 तो B1/B2 के बराबर होता है, लेकिन B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं होता। A1, B1, C1 मैंने पहले ही बताया था क्या है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की वास्तविक संख्याएं, जो कि किस रूप में होती है समीकरण, A1x + B1y + C1 = 0 के रूप में। A2, B2, C2 क्या है,
दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की वास्तविक संख्याएं। वो समीकरण किस रूप में होती है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन में हम पढ़ के चलते हैं, जब दोनों रेखाएं समपाती हों। जैसा कि बच्चों आपको चित्र में भी नज़र आ रहा है, देखो I1 के ऊपर ही I2 है, तो इसका मतलब इस कंडीशन को हम कहते हैं समपाती कंडीशन। ये तब उस कंडीशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। a1 b1 c1 क्या है? वास्तविक संख्याएं। किसकी वास्तविक संख्याएं? दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की, जो जिसका व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a2 b2 c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं। किसकी? दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की, जिसका व्यापक रूप क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ग्राफीय विधि के द्वारा दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस तरीके से हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वही स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एक उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण में दे रखा है रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस 2y इक्वल टू 8 को आलेखीय विधि से हल करो। स्टेप 1 में हमने क्या करा? समीकरण युग्म का एक समीकरण लिखा, जो कि क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। स्टेप 2 में क्या किया? x का कोई पूर्णांक मान लिया और इस x के मान को हमने इस स्टेप 1 वाली समीकरण में रखा और उससे y का मान निकालने की कोशिश करी। अब x का मान मैंने मान लिया 0। जब 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 7। स्टेप 3 में हमने क्या करा? स्टेप 3 में हमने क्या किया कि यहाँ पर जो x और y का मान आया उसको हमने निर्देशांकों के रूप में लिख दिया 0,7, क्योंकि पहले हम निर्देशांक जो लिखते हैं, मैंने आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति में कि x, y के रूप में लिखते हैं। तो हमने x का मान क्या माना था? 0। उस आधार पर y का मान कितना निकाला था? 7। तो निर्देशांक हमने मान लिया 0,7 और इसको एक बिंदु A के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 में अब हमने x का कोई अन्य मान लिया और उस x के अन्य मान को हमने स्टेप 1 वाली समीकरण में रख दिया। यहाँ पर जैसे कि मैंने दिखाया है कि x का मान 4 रखा है और उस आधार पर y का मान हमने निकाला है -k1। स्टेप 5 में हमने इसको भी निर्देशांकों के रूप में व्यक्त कर दिया, यानी कि x, y के रूप में, यानी क्या हो जाएगा? 4, -1। यहाँ पर 4, -1 को मैंने बिंदु B के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद हमने स्टेप 6 में क्या किया? ग्राफ पेपर पर ये जो बिंदु हमने A और B के निर्देशांक जो निकाले थे उसको हमने ड्रॉ किया, और जब हमने उसको ड्रॉ किया तो हमें एक रेखा, रिजु रेखा प्राप्त हो गई AB के रूप में। स्टेप 7 में हमने इन्हीं स्टेपों को दोबारा से किया, और किस समीकरण के लिए किया? अब दूसरी समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 8 के लिए किया। ये स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 को हमने और 6 को फॉलो किया। इसी तरीके से आगे दूसरी समीकरण के लिए, जब दूसरी समीकरण के लिए फॉलो किया तो हमारे पास बिंदु आए, हमने माने C और D, उनके निर्देशांक आए 2,3 और 8,0। जब इसको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया तो इससे भी हमें एक रिजु रेखा CD प्राप्त हुई। मैंने आपको बताया था कि अगर दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है तो वहाँ पर आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं? कितनी सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं? 2 रेखाएं। तो यहाँ पर भी 2 समीकरण थी, दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण, तो इसलिए यहाँ पर 2 रेखाएं प्राप्त हुई, रिजु रेखाएं। एक AB के रूप में प्राप्त हुई और एक किसके रूप में प्राप्त हुई? आपकी CD के रूप में प्राप्त हुई। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करके दिखा सकते हैं। जैसे कि बच्चों आपको क्लियर हो रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक दिख रहे हैं, B के निर्देशांक दिख रहे हैं, इन दोनों को मिला दिया
एक ऋजु रेखा हमने ए बी प्राप्त कर ली। ऐसे ही बिंदु सी के निर्देशांक हमने लिख दिए, बिंदु डी के निर्देशांक लिख दिए, उन दोनों को मिला दिया, एक ऋजु रेखा सी डी इससे प्राप्त कर ली। और आपने देखा होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और प्रतिच्छेद करती हुई जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यहाँ कहाँ कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है वो बिंदु P आ रहा है। जब इसके निर्देशांक देखिए तो आए 2,3। वो कैसे आए बच्चों? क्योंकि x अक्ष पर इस बिंदु को जब हमने इस बिंदु से लाइन ड्रॉ करी x अक्ष पर और y अक्ष पर, तो हमने देखा कि x अक्ष पर आ रहा है 2 और y अक्ष पर कितना आ रहा है 3, तो यानी इसके निर्देशांक कितने हो गए 2,3। अब जब आपको मैंने इससे पहले एक चीज़ समझाई थी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक अद्वितीय हल होता है। और आपने भी इस ग्राफ के द्वारा यही देखा कि जब इन दोनों रेखाएं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो इसका सिर्फ और सिर्फ समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल निकला, जिसमें x का मान 2 था और y का मान कितना था? 3 था। अब बेटा जितना भी हमने अभी पढ़ा ग्राफीय निरूपण के द्वारा या फिर हमने संगत युग्म के द्वारा, उसको मैंने एक टेबल में शो करने की कोशिश की है, जिससे आसानी पूर्वक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें पहला कॉलम मैंने बनाया क्रम संख्या, दूसरा समीकरण युग्म का प्रकार, तीसरा अनुपातों की तुलना, चौथा ग्राफीय निरूपण, पांचवा बीजगणितीय निरूपण। सबसे पहले क्रम संख्या में हम 1 लेके चल रहे हैं। समीकरण युग्म का प्रकार कौन सा लेके चल रहे हैं? संगत युग्म। बेटा आपको बताया था कि जब संगत युग्म होता है तो उसका क्या होता है? एक सिर्फ और सिर्फ एक हल, एक अद्वितीय हल। तो बीजगणितीय निरूपण में हमने लिख दिया एक अद्वितीय हल। अगर हम ग्राफ पेपर की बात करें तो मैंने आपको बताया था जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ पर एक अद्वितीय हल होता है। तो ग्राफीय निरूपण में लिख दिया दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं तो अनुपातों की तुलना हम किस प्रकार से करते हैं? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि A1B1 क्या होते हैं और A2B2 क्या होते हैं। सेकंड में हम पढ़ेंगे असंगत युग्म। असंगत युग्म जब होते हैं तब हमारे पास कोई भी हल नहीं होता समीकरण युग्म का। तो वही बीजगणितीय निरूपण में लिखा है कि कोई हल नहीं। ये कंडीशन ग्राफ में कब आती है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो। बेटा खुद भी सोचो कि जब हम दोनों रेखाओं को समानांतर कर रहे हैं तो क्या कभी कोई हल निकल सकता है? वो रेखाएं कहीं रुकेंगी जाके? जब नहीं रुकेंगी तो कोई हल ही नहीं होगा उनका। तो वही है कि कोई हल नहीं है, तो यानी ग्राफीय निरूपण में दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। और इस अनुपातों की तुलना हम किस प्रकार से करते हैं? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये मैंने पहले ही बता दिया A1 B1 C1 क्या होते हैं, A2 B2 C2 क्या होते हैं। जब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सवाल समझाऊंगी तो आसानी पूर्वक ये टेबल भी आपको उन सवालों के माध्यम से समझ में आ जाएगी। थर्ड हम पढ़ते हैं आश्रित युग्म के बारे में। अब इसमें बीजगणितीय निरूपण में हमने लिखा अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि आश्रित युग्म जब होगा तो उसके अनेक हल होंगे। बेटा एक चीज़ और ब्रैकेट में दिखा रखी है मैंने आश्रित के ब्रैकेट में संगत। संगत वर्ड इसलिए बोला क्योंकि संगत में हल होता है, असंगत में कोई हल नहीं होता। आश्रित में आप कह रहे हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी हल तो निकल रहा है ना उसका, तो इसलिए आश्रित के ब्रैकेट में संगत लिखा है। अपरिमित रूप से अनेक हल, उसमें हमने ग्राफीय निरूपण में दिखाया है दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। बच्चों इस चीज़ को भी ध्यान से समझो। अब आप खुद सोचो कि जब ग्राफ पेपर पे हम संपाती रेखाएं दिखाते हैं, यानी I1 रेखा के ऊपर ही I2 रेखा दिखाते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे बिंदु मान सकते हैं उस रेखा पर। जब बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, मान सकते हैं, तो इसका मतलब उसके कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। तब हम अनुपातों की तुलना किस प्रकार से करते हैं? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2।
अब हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। अभी तक इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था एक दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि। अब मैं पढ़ाऊंगी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि की सहायता से हम रैखिक समीकरण युग्म को बिल्कुल सटीक ज्ञात कर सकते हैं, जबकि ग्राफीय विधि के द्वारा हम इतनी शुद्धता से ज्ञात नहीं कर सकते। सामान्यतः दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीन बीजगणितीय विधियाँ होती हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर 2 विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। नंबर 3 ब्रजगुणन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इन विधियों को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी, इनके स्टेप्स को भी क्लियर करूंगी कि आखिर इस पर आने वाले सवालों को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके प्रतिस्थापित करके रैखिक समीकरण को हल करते हैं। इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। बच्चों, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, आप इसको ऐसे समझो कि जब हम एक चर राशि के मान को दूसरे चर राशि के पदों में व्यक्त करके प्रतिस्थापित करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। उदाहरण में कह रखा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। दो समीकरणें दे रखी हैं 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। स्टेप 1 में इन दोनों समीकरणों को हमने नाम दे दिया। पहली वाली समीकरण को नंबर 1 कह दिया और दूसरी वाली समीकरण को नंबर 2 कह दिया। स्टेप 2, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में हमें व्यक्त करना है, तो इस समीकरणों को देखने से ये पता चल रहा है कि हमारे पास दो चर राशि हैं x और y। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, चर राशि x को y के पदों में व्यक्त कर दिया। समीकरण 2 में x + 2y = 3 दे रखा था, तो यहाँ पर x का मान निकाल लिया। कितना आ गया, 3 - 2y। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप समीकरण 2 से ही ये मान निकालेंगे, आप समीकरण 1 की भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन आप उसी समीकरण को चुनना जिससे कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में आसानी पूर्वक निकाला जा सके। स्टेप 3 में हमने क्या किया कि ये जो हमने स्टेप 2 में चर x का जो मान निकाला है, उसे मान को हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समीकरण का प्रयोग करके आप एक चर राशि को दूसरी चर राशि के पदों में व्यक्त कर रहे हैं, उस समीकरण को छोड़कर दूसरी समीकरण में इस मान को आपको रखना है। जैसे कि दूसरी समीकरण से मैंने x का मान निकाला, तो अब मैं ये x के मान को समीकरण 2 में नहीं रखूँगी, किस में रखूँगी, समीकरण नंबर 1 में रखूँगी। जब समीकरण 1 में रखा 7 3 - के 2y - के 15y = 2, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास स्टेप 4 में y का मान आ गया 19/29। अब स्टेप 5 में क्या किया कि स्टेप 4 से जो हमें y का मान प्राप्त हुआ उसको स्टेप 2 में रखा, जिससे कि हमें किसका मान प्राप्त हो गया, x का। स्टेप 6 में x और y दो मान हमें मिल गए, जो कि इसके क्या है, अभीष्ट हल है। सेकंड हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस विधि में एक चर को विलुप्त करके एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं, जिसकी सहायता से दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे कि अभी इससे पहले विधि में प्रतिस्थापन विधि उसका नाम था, तो मैंने क्या किया था, प्रतिस्थापन किया था। जैसे कि सेकंड पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि, नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी इसमें किसी को विलुप्त करना है, किसी भी एक चर को विलुप्त करना है।
क्योंकि विलुप्त करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप विलुप्त हो जाए मैं विलुप्त हो जाए, नहीं। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों का पढ़ रहे हैं, यानी मेन जो है इसमें वो है दो चर राशियाँ, तो यानी इनमें से एक चर को विलुप्त करना है। इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। उदाहरण में दे रखा है विलोपन विधि द्वारा निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। 3x + 2y = 13, 2x + 3y = 12। स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर दो समीकरण दे रखी हैं सवाल में, इन दोनों में से चाहे तो चर राशि x के या चर राशि y के गुणांकों को एक तरीके से बनाना है, यानी एक ही संख्या के रूप में इसको बनाना है। अब आप देखो कि यहाँ पर आपका स्टेप 1 में चर राशि y का गुणांक है 2 और नीचे दूसरी समीकरण में चर राशि y का गुणांक है 3। हमने क्या किया कि इस चर राशि y के गुणांकों को एक बनाने की कोशिश करी। वो कैसे करा? मैंने ऊपर वाली समीकरण में 3 से गुणा कर दी और नीचे वाली समीकरण में 2 से गुणा कर दी। जब ऊपर वाली समीकरण में 3 से गुणा करी तो 3 तिया 9x + 3 दूनी 6y और 13 तिया 39। जब नीचे वाली समीकरण में 2 से गुणा करी तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 12 दूनी 24। क्लियर हो गया कि यहाँ पर y का गुणांक सेम हो गया 6 ऊपर वाली समीकरण में भी और नीचे वाली समीकरण में भी 6। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें इन दोनों समीकरणों को जो कि स्टेप 1 में हमने बनाई थी उन दोनों को माइनस करना है, यानी घटाना है। अब इसके लिए क्या करा, जब घटाया तो यहाँ पर 9x + 6y = 39, 4x + 6y = 24। इस पर हमने यहाँ पर माइनस किया। माइनस करने के लिए निशान बदल दिए। जब निशान बदले तो 9x माइनस के 4x कितना हो गया 5x, जो कि नीचे लिख दिया। प्लस का 6y है, माइनस के 6y से कैंसिल आउट हो गया। 39 - 24, जब 39 में से 24 घटाया तो कितना आया 15, यानी 5x = आ गया 15। स्टेप 3 में हमने क्या करा कि जो एक चर राशि हमें x मिली है, क्योंकि देखो आपने दूसरी चर राशि जो है y उसको विलुप्त कर दिया। कौन से, आपको क्लियर हो रहा है ना? स्टेप 2 में विलुप्त कर दिया है, यही हमारी डेफिनेशन कहती है। प्राप्त हुआ था 5x = 15, वही हमने उसको लिख दिया। 5x = हो गया 15, x का मान कितना आ गया 3। स्टेप 4, अब जो हमें ये चर का मान प्राप्त हुआ है स्टेप 3 के द्वारा, इसको हम स्टेप 1 की किसी भी समीकरण में रख देंगे। जब, या आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि स्टेप 1 की समीकरण में भी रख सकते हैं और साथ ही साथ जो आपके सवाल में समीकरण दे रखी है उसमें भी आप रख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया स्टेप 4 में कि जो स्टेप 3 से चर राशि x का मान 3 प्राप्त हुआ था उसको जो सवाल में हमारे पास पहली समीकरण दे रखी थी उसमें रख दिया। 3x + 2y = 13 में जब इसमें रखा तो y का मान कितना आ गया 2। स्टेप 5 में क्या किया कि स्टेप 3 और स्टेप 4 से जो प्राप्त हुए थे x और y के मान, वही आपके क्या हैं अभीष्ट हल 3 और 2। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट मेथड वज्र गुणन विधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो रैखिक युग्म समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये तो हम अभी इस पूरे चैप्टर में पढ़ते ही आ रहे हैं। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों के व्यापक रूप का अद्वितीय हल होता है जब x = b1c2 - b2c1 डिवाइड होता है a1b2 - a2b1 से, y = c1a2 - c2a1 डिवाइड होता है a1b2 - a2b1। बातें समझने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। हम दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्मों को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, उनके व्यापक रूप को a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ऊपर वाली इक्वेशन को 1 मान लिया, नीचे वाली इक्वेशन को 2 मान लिया।
सामान्यतः हल को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ध्यान से समझना बच्चों। x एक माना मैंने x, उधर माना y और उधर माना अचर राशि 1। अब x अपॉन, देखो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x के दोनों पदों को हम ढक लेंगे। जब x के दोनों पदों को आपने ढका तो a1x a2x से आपका कोई मतलब नहीं है। अब आपको बस फोकस करना है b1y प्लस c1 पर और b2y प्लस c2 पर। अब बेटा जब तो आपने x वाले पदों को ढका तो अब आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप b1y प्लस c1 b2y प्लस c2 में b1 और c2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2 माइनस का निशान आता ही है, b2 c1, ठीक है, इक्वल टू। अब y का निकालेंगे तो y के पदों को ढको। केवल इसमें हमें वास्तविक संख्याएं लेनी है, चर राशि नहीं लेनी। चर राशि मैंने ऊपर ही दिखा दी है, जैसे y अपॉन, अब y वाले पदों को ढको a1 c2 बाद में आया, फिर उससे पहले a2 c1, फिर इसके बाद 1 अपॉन, चूंकि अचर राशि है तो c1 और c2 वाले पदों को ढको। अब जब उन पदों को ढका तो a1 b2 माइनस a2 b1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम जब y वाला आपने ढका तो वहाँ पर a1 c2 माइनस a2 c1 आना चाहिए, जबकि इसमें उल्टा दे रखा है। बेटा वो इसलिए दे रखा है कि अगर आप माइनस वाई लेके चलते हैं तो आप माइनस वाई जब लेके चलेंगे तो आप उसको a1 c2 और a2 c1 के रूप में लिख सकते हैं। वैसे तो इसके व्यापक रूप में यही होता है, जब वज्र गुणन विधि को हम समझते हैं तो यही हम लगा के चलते हैं, x अपॉन इतना इक्वल टू माइनस के y अपॉन इतना इक्वल टू अचर राशि 1 अपॉन इतना। चूँकि माइनस के y हमने ऊपर नहीं लिया है इसलिए हमने ऐसा किया है। अगर आप माइनस के y लेके चल रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे a1 c2 माइनस के a2 c1। इस हल को निम्नलिखित आरेख के रूप में लिख देने पर इसे याद करने और लिखने में आसानी हो जाती है। अब देखो इसको हमने क्या करा, x। अब बेटा जब x का मान आप निकाल रहे हैं तो मैंने बताया था x के पदों को ढकना है। समीकरण 1 और 2 में देखो x के पदों को ढका तो v1 की मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हैं, c2 से। तो वही किया कि v1 की मल्टीप्लाई c2, v1 से चले और c2 पर एरो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमने दूसरा क्या किया, b2 की मल्टीप्लाई किससे की, c1 से। तो b2 की मल्टीप्लाई करी c1 से, b2 से शुरू हुआ c1 पे ख़त्म हुआ। उसके बाद जब y का आपने निकाला तो y में हमने y के पदों को ढक दिया। जब y के पदों को ढका तो बेटा क्या होगा, c1 और c2 लिख दिया। जहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब c1 है और c2 है, और दूसरी जगह लिख दिया a1 और a2। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने अभी ऊपर भी समझाया था आपको, अगर आप माइनस के y लेके चल रहे हैं तो आप शुरुआत करेंगे a1 a2 से और c1 c2 से। अगर आप माइनस के y नहीं लेके चल रहे हैं तो आप शुरुआत करेंगे c1 c2 से और ख़त्म करेंगे a1 a2 पर। अब अगला हम चलेंगे अचर राशि 1 के लिए। अचर राशि को ढका बेटा समीकरण 1 और 2 में, तो हमारे पास क्या हुआ, a1 b2, पहले a1 आया वो b2 तक गया, फिर दूसरा a2 b1, a2 आया b1 तक गया। संख्याओं के बीच दिखाया गया तीर का निशान यह प्रदर्शित करता है कि इन संख्याओं को गुणा करना है और पहले गुणनफल में से दूसरे गुणनफल को घटाना है। बस बच्चों इसमें एक चीज़ याद रखना कि अगर आप माइनस के y ले रहे हैं तो आपको उसी तरीके से चलना है जैसे कि मैंने आपको समझाया है। अगर आप प्लस y ले रहे हैं तो वो अगर आप प्लस y ले रहे हैं तो इस तरीके से आपको चलना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विभिन्न क्षेत्रों में रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग। बेटा रैखिक समीकरणों का हम यूज़ बहुत जगह करते हैं, बीजगणित में भी। अब इस पर आपकी आधारित वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप कैसे कैसे किस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो पहले तो मैं वो बता रही हूँ और फिर उसके बाद उनसे संबंधित फॉर्मूले आपको बता के चलूँगी। पहला आएगा आपका संख्याओं से संबंधित प्रॉब्लम, दूसरा आएगा आयु से संबंधित प्रॉब्लम, तीसरे आएंगे क्षेत्रफल और परिमाप संबंधी वर्ड प्रॉब्लम, चौथा आएगा काम समय संबंधी प्रॉब्लम, पांचवा आएगा चाल समय संबंधी प्रॉब्लम और छठा आएगा व्यास संबंधी प्रॉब्लम।
ये 6 टॉपिक जो बच्चों मैंने आपको बताए हैं, इनसे संबंधित आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सवालों के माध्यम से इन 6 पॉइंट्स को क्लियर करूँगी। धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए, और बड़े आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, और आशा करती हूँ कि शायद इस वीडियो के माध्यम से 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों को कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने बड़े अच्छे से इसको समझा होगा।